हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आजकल सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आज मैं कंप्यूटर से संबंधित जो मूलभूत जानकारी है उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जो है कंप्यूटर फंडामेंटल के कम से कम 3 या 4 चैप्टर जो है मैं कवर करूँगा और इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। ख़ासकर ये जो मैंने जो आज का जो वीडियो तैयार किया है वो ख़ासकर डीसीए, पीजीडीसीए या जो बीसीए कर रहे हैं उनके लिए भी है। साथ-साथ जो सीजी व्यापम में डाटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 के से पूछे जाते हैं उससे संबंधित भी ये कवर हो जाएगा। साथ ही साथ सीजीपीएससी मेंस का पेपर 4 में पार्ट 3 जो कंप्यूटर का एक चैप्टर है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। मैं इस वर्ष के मेरे सभी विद्यार्थियों से जो डीसीए और पीजीडीसीए कर रहे हैं और जिनको मैं ये फंडामेंटल पढ़ा चुका हूँ वो इस वीडियो को देख कर पुनः रिवीजन कर लें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हो सकता है आप लोगों की परीक्षाएं हो जाए। तो ये रिवीजन की तरह इसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सर्वाधिक है? तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस जिसकी मदद से हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन है डीवीडी, सीडी, बीडी, एचडीडी। तो इसका सही आंसर है एचडीडी। एचडीडी मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। डीवीडी मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और बीडी मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। डीवीडी की जो कैपेसिटी होता है जो एक लेयर का होता है वो होता है 4.7 जीबी। सीडी का जो कैपेसिटी होता है वो 700 एमबी का होता है। बीडी मतलब होता है ब्लू रे डिस्क जिसकी कैपेसिटी 25 से 40 जीबी तक होता है। किसी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं वो अगले स्लाइड में देखते हैं। स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं उसको अलग अलग टाइप से हम लोग बांट सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो पुराने ज़माने में हम लोग डाटा को स्टोर करने के लिए करते थे वो कौन सा है, यहाँ से देख लीजिए। जैसे है यहाँ पर मैग्नेटिक टैप, जो स्टीरियो कैसेट है वो यूज़ करते थे जिसकी कैपेसिटी बहुत कम हुआ करता था। और उसके बाद दूसरे टाइप का जो स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। और मैग्नेटिक डिस्क में कौन कौन सा है, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। ये सब क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक डिस्क कहलाते हैं। मैग्नेटिक डिस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। और मैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है कि इसमें चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। शुरू शुरू में फ्लॉपी डिस्क यूज़ में लाया जा रहा था कंप्यूटर में जिसकी कैपेसिटी करीब मिनिमम 1.44 एम बी है। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और अधिकतम 5 एम बी तक था। और आजकल भी उसके बाद हार्ड डिस्क यूज़ में लाया जाता है जिसकी कैपेसिटी 16 जीबी से लेकर 16 टीबी तक होता है। कंप्यूटर में ये यूज़ लाया जाता है। इन दोनों को हम लोग मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। उसके बाद तीसरे टाइप का जो स्टोरेज डिवाइस है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मतलब जिसमें रीड और राइट जो है प्रकाशीय माध्यम से होता है, लेज़र बीम की मदद से रीड और राइट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर जो सीडी है, डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल डिस्क कहलाते हैं। कई बार परीक्षाओं में सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा इसकी जो कैपेसिटी होता है वो टीबी से शुरू होता है, टेराबाइट से शुरू होता है। इन सभी को सीजी व्यापम के परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा ये सभी कैसे हैं? ऑप्टिकल डिस्क हैं। मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क। और कौन सा है? हार्ड डिस्क है। और मैग्नेटिक टैप कौन सा है? स्टेरियो कैसेट है। अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर अन्य स्टोरेज डिवाइस की मैं बात करूँ तो मेमोरी चिप जो आपके मोबाइल में यूज़ में लाया जाता है, स्मार्टफोन में यूज़ में लाया जाता है, फ़ोन में यूज़ में लाया जाता है। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एमएमसी, मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड, और दूसरा होता है सिक्योर डिजिटल या एसडी कार्ड। तो ये यूज़ में लाया जाता है। तो इसको ये मेमोरी चिप ये भी एक प्रकार के क्या है? स्टोरेज डिवाइस हैं। फिर उसके बाद
जो पेन ड्राइव होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूएसबी ड्राइव। यूएसबी ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग यूएसबी पोर्ट की मदद से इसको जो है अपने कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और रीड और राइट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो यूएसबी ड्राइव होते हैं, जो पेन ड्राइव होता है, वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है, आसानी के साथ आप कहीं पर भी इसको लिया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा नॉन वॉलेटाइल है। तो पहले समझ लीजिए कि नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल मतलब ऐसा होता है जिसमें डाटा रखा हुआ होता है और बाद में हट जाता है या मिट जाता है, उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब एक बार डाटा रख दिया जाए तो वो स्थायी रहता है ना। तो नॉन वॉलेटाइल मतलब ये बोल रहा है कि कौन सा डाटा स्थायी टाइप का मेमोरी है। तो यहाँ पर जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, रोम है। ठीक है, रोम है। इसके बारे में नॉन वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में अगले स्लाइड में समझते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में अंतर क्या है? प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इसे याद रखिएगा, हम इसमें प्राइमरी मेमोरी को हम लोग वर्किंग मेमोरी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते, काम के दौरान इन मेमोरी का यूज़ होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो इससे पहले मैंने पढ़ा है, सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जो हमने मैग्नेटिक टैप पढ़ा, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ा, ऑप्टिकल डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी भी कहे जाते हैं और साथ ही साथ क्या कहा जाता है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी आपके सीधे सीधे मदरबोर्ड में लगा हुआ रहता है और दूसरा चीज़ ये होता है कि इसको वर्किंग मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा आता है, वो है रोम रीड ओनली मेमोरी, फिर है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर है कैश मेमोरी, फिर है रजिस्टर, ये सब प्राइमरी मेमोरी है। इसमें से भी रोम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी मतलब इसमें जो डाटा रखा हुआ रहता है उसको आप हटा नहीं सकते, एक बार वो स्थायी टाइप का परमानेंट उसका डाटा स्टोर रहता है। और रोम मदरबोर्ड में पहले से ही लगा हुआ रहता है और उसमें किसी भी प्रकार का डाटा का परिवर्तन आप नहीं कर सकते। जबकि रैम रैम क्या होता है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है। ये रैम का काम क्या है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम खोलते हैं तो वो रैम में ही खुलता है। यदि रैम आपके सिस्टम में लगा हुआ नहीं है तो कोई भी प्रोग्राम नहीं खुलेगा। मतलब कोई प्रोग्राम खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, रैम चाहिए। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी में क्या है, ये जब भी आप कोई कमांड देते हैं तो वो कैश मेमोरी में जो है क्या क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मतलब टेम्पोररी टाइप की मेमोरी होता है। रजिस्टर में भी एक टेम्पोररी टाइप का मेमोरी होता है जिसमें कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए उसके कमांड जो है उसमें स्टोर रहते हैं। किसी डाटा का एड्रेस स्टोर किया जा सकता है। तो ये सारे जो है प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सा हो गया, रोम है, रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है। इन सभी को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में इससे पहले तो मैं बता चुका हूँ, तो इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न से किस पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया है? आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के विकास को हम अलग अलग पीढ़ियों में बांटते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है कि आईसी का प्रयोग किस में किया गया था। तो आईसी का जो प्रयोग है वो थर्ड जनरेशन में किया गया था। तो जनरेशन के बारे में समझ लेते हैं। जनरेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियाँ। एक बार याद रखिए, जो यहाँ पर जो सन दिया है उसकी अवधि दिया हुआ अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कहीं पर किसी में कुछ और दिया है, कहीं पर कुछ और दिया है। इधर उधर 1 साल 2 साल या 4 साल का इधर उधर होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा मन में शंका नहीं करना है। तो कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियों को हम लोग प्रमुख रूप से देखें तो 6 पीढ़ियों में बांटकर पढ़ सकते हैं उसके हिसाब से। तो प्रथम पीढ़ी 1945 से 56 तक। और प्रथम पीढ़ी में क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक क्या यूज़ किया गया था, इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। तृतीय पीढ़ी में 1964 से 1971
क्या यूज़ किया गया था इसमें? आईसी यूज़ किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1975 वीएलएसआई। वीएलएसआई मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब ये कोई नया चीज़ नहीं है, कई आईसी को एक साथ जोड़ देते हैं तो जो एक पार्ट्स बनता है उसको बोलते हैं वीएलएसआई। मतलब इसमें भी आईसी ही है, आईसी का ही यूज़ किया गया है, लेकिन आईसी बहुत सारे आईसी को आपस में मिला देते हैं तो उसको वीएलएसआई कहा जाता है। पंचम पीढ़ी में 1975 से 1910 तक इसको बोलते हैं यूएलएसआई। यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें भी कई सारे वीएलएसआई को आपस में मिला देते हैं तो वो पंचम पीढ़ी में इसका यूज़ किया गया है। छठवीं पीढ़ी 2010 से वर्तमान तक, तो इसमें नैनो कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज जो है यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग कई टाइप का जो पीढ़ी है इसका यूज़ यहाँ पर किया गया है। तो ये कंप्यूटर की प्रमुख क्या है, पीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पर प्रत्येक पीढ़ी में क्या क्या अंतर है, सबसे पहला चीज़ ये ध्यान में रखिए, यदि आप प्रथम पीढ़ी से छठी पीढ़ी की ओर जाएंगे तो कंप्यूटर का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार क्या था, बड़ा था। क्यों बड़ा था? क्योंकि उसके पार्ट्स जो वैक्यूम ट्यूब का कांच के बने हुए थे, इस कारण उसका आकार बड़ा था। तो जब आप प्रथम पीढ़ी से छठवीं पीढ़ी की ओर जब आप आएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब आप प्रथम पीढ़ी से छठवीं पीढ़ी की ओर जब आप आएंगे तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रथम पीढ़ी से छठवीं पीढ़ी की ओर आएंगे तो उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रथम पीढ़ी से आप छठवीं पीढ़ी की ओर आ पाएंगे तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कंप्यूटर के पीढ़ियाँ। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की विशेषता है? तो विशेषता हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, स्पीड, तो ये कंप्यूटर की सभी क्या है, विशेषताएं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, और कौन कौन सी विशेषताएं कंप्यूटर की? ये सारा के सारा जो है कंप्यूटर की क्या है, विशेषता है। तो इसमें सबसे पहली विशेषता यदि हम देखें, यहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ है। मेमोरी का मतलब होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी, ये मान सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में डाटा को आप अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, तो वो है स्टोरेज। फिर है स्पीड। स्पीड मतलब तेज गति के साथ क्या करता है, काम करता है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। ऑटो एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। डेलीजेंस मतलब कर्मठता। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन। वर्सिलिटी मतलब ये सभी टाइप का काम कर सकता है। सार्वभौमिकता हिंदी में इसका एक वर्ड है। डेलीजेंस कर्मठता मतलब एक बार जब इसे काम पर काम या कमांड दे दिया जाता है तो लगातार काम करते रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेलीजेंस। वर्सेटाइलिटी मतलब सार्वभौमिकता, मतलब कंप्यूटर हर फील्ड में है, उसी को वर्सेटाइलिटी का गुण कहते हैं। जैसे चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रक्षा हो, हर फील्ड में है, तो ऐसा गुण है। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन, मतलब एक बार काम करने के बाद वो तुरंत अपने से काम करता है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं जो आपको जानना है। तो अगले में चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपको बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आल। तो सभी तो नहीं हो सकते, एक चीज़ होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम के लिए एक ज़रूरी सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। पूरे सिस्टम को नियंत्रित और आ, उसको मैनेज करने का जो काम होता है वो किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। यदि आपके सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो परीक्षाओं में कई बार पूछता है, इसके उदाहरण पूछते हैं कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भाग में बांट दिया है। कौन कौन सा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, डॉस है, विंडोज़ है। तो ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, विंडोज सर्वर है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, जेनक्स है, ये सभी क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CGव्यापम के एग्जाम ने बहुत बार ये पूछा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री और निःशुल्क उपलब्ध होता है, जिसको आप किसी भी प्रकार का आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये परीक्षाओं में पूछता है, तो ये पूरे आप इस पूरे लिस्ट को रट लीजिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है? लाइनक्स है, यूनिक्स है, जेनक्स है, उबंटू है, BSD है। BSD भी 3-4 टाइप का है जो आपको ध्यान रखना है। फ्री BSD है, ओपन BSD है, नेट BSD है, ओपन सोलेरिस है। एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, वो भी एक क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कम से कम 4-5 आपको याद रखना चाहिए, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। एंड्रॉयड है, बाडा है, iOS है, पाम OS है, मीगो है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप का होता है वो आपको याद रखना है। तो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्क मतलब एक बार में एक ही काम किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उदाहरण है डॉस। डॉस में यदि आप टाइप कर रहे होते हैं या कोई नोट पैड या कुछ लिख रहे होते हैं तो कुछ और कार्य नहीं कर सकते, तो एक बार में एक ही काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल टास्क। डॉसी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल टास्क है। उसके बाद मल्टीटास्क, मल्टीटास्क मतलब एक से अधिक कार्य किया जा सकता है, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में उदाहरण कौन कौन से? विंडोज़ है, लाइनक्स है, और बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसा है? मल्टीटास्क है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग मतलब किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से करता है, एक एक करके करता है, बहुत सारे कार्य करता है, उसको बोलते हैं हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रियल टाइम पर काम करता है, उसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उदाहरण के तौर पर ICU में लगा हुआ जो कंप्यूटर कैसा होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लगा हुआ रहता है, जो आपको रियल डाटा उपलब्ध कराता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो इस तरह आज मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ चैप्टर जो है कवर कर लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप निश्चित रूप से और आगे ऑपरेटिंग या कंप्यूटर फंडामेंटल के और भी वीडियो आएंगे, उसको ज़रूर देखिए और पूरा का पूरा जो है आप कवर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और फिर शेयर भी कर लीजिए यदि आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।